नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज रूम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच हुए सीज फायर की। क्या ये सीज फायर टिकेगा और क्या ये सीज फायर नहीं टिक पाएगा? आज न्यूज रूम में चर्चा इसी मुद्दे पर। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। सवाल इस बात का है, क्या ये सीज फायर टिकेगा? ऐसा लगता है कि सीज फायर टिकना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चाह कर भी इस जंग से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक मौका मिला, उसने बॉम्बिंग की और उसने साफ साफ कह दिया कि इसके बाद अब कोई बॉम्बिंग नहीं होगी। जबकि उसके कतर वाले जो मिलिट्री बेस है उस पर अटैक भी किया गया। इसके बावजूद अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया। ये पहली बार हुआ जब अमेरिका के किसी बेस पर हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया और सीज फायर की बात कही। दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर बढ़ता आर्थिक दबाव और युद्ध में जो लागत आ रही थी वो, और तीसरी बात ईरान ने जिस तरीके से रिटालिएट किया और ईरान ने एक करारा जवाब देने की कोशिश की इजराइल और अमेरिका को। तो ये तीनों सिचुएशन अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सीज फायर टिकना चाहिए। और इस पर अमेरिका का दावा ये कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग 10-15 साल पीछे चला गया है। तो ये सीज फायर बेशक ये कहा जा सकता है कि 10-15 साल तक नहीं टिकेगा, लेकिन 4-5 सालों तक के लिए उम्मीद कर सकते हैं। आशीष? नहीं, देखिए विवेक, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 4-5 सालों तक भी टिकेगा। इसके लिए हमें इतिहास को एक बार समझना होगा। इतिहास हमें 1981 का देखना होगा। 1981 का वो दौर जब इराक एटम बम बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसी समय इजराइल की हमला कर देता है। एटॉमिक जो उसका संयंत्र होता है पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। 2003 का वो दौर जब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर इराक पर हमला कर देते हैं, सद्दाम हुसैन पकड़ा जाता है और 2006 में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। 2006 लीबिया भी परमाणु हथियार बनाना चाहता था। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद लीबिया ने अपने आप को, गद्दाफी उस समय वहां के हुआ करते थे शासक, उन्होंने अपने आप को बैक खींचा। उसका नतीजा क्या हुआ? मॉब लिंचिंग में गिराया गया। 2009 सीरिया भी एटॉमिक हथियार बनाना चाहता था। पश्चिमी देशों ने दबाव बनाए। आज वहां पर क्या है? वहां पर एक ओसामा बिन लादेन का जो राइट हैंड है अल बशर, वो राष्ट्रपति के तौर पर वहां बैठा हुआ है। सोवियत संघ का जब विघटन नहीं हुआ था तब उस समय रूस और यूक्रेन के पास उतने ही एटॉमिक जो हथियार थे, दोनों के पास लगभग बराबर थे। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद 1994 में बुदापेस्ट में एक समझौता होता है। इस बुदापेस्ट के समझौते में यह तय किया जाता है कि ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच में कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देता है। यूक्रेन बात मान लेता है और 2014 में उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। खामियाजा इस तरह से उठाना पड़ता है कि यूक्रेन पर रूस हमला कर देता है और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इसी बीच 2006 में एक नई शक्ति उभरती है जिसे आप बीमारू नेशन भी लोग कहते हैं, लेकिन वो एक मजबूत है, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियार बना लिए और उनकी सफल टेस्टिंग कर ली। हालांकि उसे मान्यता नहीं मिली, लेकिन सफल टेस्टिंग कर ली। उसके बाद 2006 से 2025 तक भी पिछले 19 सालों से वो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर उसे डराता है, धमकाता है और हर महीने एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका परीक्षण करता है। ये बताता है और समझाता है कि एटॉमिक हथियार होना आपकी सुरक्षा की गारंटी है। चूंकि खामनेई मजबूत हुए हैं इस युद्ध विराम से, इसलिए मानसिकता नहीं बदलेगी और अगर मानसिकता नहीं बदलेगी तो वो हथियार बनाएंगे, परमाणु हथियार, और इसका खामियाजा ईरान को उठाना। आशीष, क्योंकि बात माइंडसेट की हो रही है तो मैं नॉर्थ कोरिया का कंपैरिजन किसी और मुल्क से कर ही नहीं सकती हूँ। मैं अगर अभी की सिचुएशन देखूं तो मुझे ये लगता है कि ये जो सीज फायर किया गया है ये तीनों मुल्कों के लिए, और तीन मुल्क में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूएस का बहुत बड़ा इंटरवेंशन रहा है, ये तीनों मुल्कों के लिए बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन रही है। तेल अवीव में जब मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी तो पूरा तेल अवीव जल रहा था। हाफिया मार्केट जो बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर फ्रूट्स, प्लास, सब्जी बहुत कुछ मिलता है, वो सन्नाटा था, वहाँ पर कोई था नहीं। इजराइल की सिचुएशन ये थी कि वहाँ के छोटे से बच्चे बंकर्स में छुपे हुए थे क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलें
इतनी दागी जा रही थी, ईरान रुकने को तैयार नहीं था। ईरान की अगर बात की जाए तो तेल अवीव इजराइल की तरफ से भी काफी ज्यादा लगातार उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला किया जा रहा था, उनके साइंटिस्ट पर हमला किया गया, कई साइंटिस्ट जा चुके हैं क्योंकि ईरान एक झूठ परोस रहा था। वो झूठ ये था कि वो यूरेनियम को स्टॉक पाइल कर रहा था। 60-80% यूरेनियम वहां ईरान में स्टॉक पाइल किए जा चुके हैं। यूएस के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील होनी थी, वो ईरान करने को तैयार नहीं था। ईरान बहाने बना रहा था। यूएस ने यह बोला था कि हम 2 हफ्ते का वक्त देते हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर B-2 बॉम्बर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर दागे जाते हैं। लेकिन सिनेरियो ये बनता है कि ईरान रुकता नहीं है, ईरान कतर पर अटैक करता है। लेकिन कतर पर अटैक करने से पहले यूएस को नोटिस भेजा जाता है, क्योंकि कतर मिडिल ईस्ट में है, तो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स समझना भी अपने आप में दिलचस्प है। यूएस का इस कतर के अटैक पर रिएक्ट करना एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ट्रूस हो चुका है। और जब भी बात वॉर की होती है तो देखिए, वॉर, जिस बात का जिक्र विवेक कर रहे थे कि किसी भी मुल्क के वॉर में इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। क्या आपको लगता है इजराइल की इकोनॉमी जल्द वापस आएगी? नहीं, इजराइल को अपनी इकोनॉमी को वापस लाने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि इजराइल एक अलग वॉर हमस के साथ भी लड़ रहा है। गाजा का क्या हाल हुआ है आप सबने देखा है। ईरान ह्यूमैनिटी को ताक पे रखकर वॉर करता है, और यूएस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बार जब सेकंड टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने हर जगह वॉर पर डिप्लोमेसी और सीजफायर का जिक्र किया है। तो तीनों मुल्कों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, और इस विन विन सिचुएशन को ये तीनों मुल्क कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखिए कंचन, आप कह रही है कि तीनों कंट्रीज के लिए, तीनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। फ्रॉम वेयर आई सी, मुझे ऐसा लगता है कि विन विन सिचुएशन सिर्फ ईरान के लिए है। पिछले 10 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप को हम सुन रहे थे और वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हमें आप सरेंडर कर दो, हमें आपकी लोकेशन तक पता है, हम आपका खात्मा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान तो पीछे हटा ही नहीं। बैकफुट पर कौन आया? बैकफुट पर इजराइल आया और अमेरिका आया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सीजफायर कंटिन्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं बैक हैंड पे आते हुए नजर आया और अपर हैंड पर ईरान नजर आया। क्यों? क्योंकि ना तो खमेनी ने सरेंडर किया और अब वो कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। वहां के विदेश मंत्री की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और उस पर और अपडेट ये है कि वो कह रहे हैं कि हम यूएन जो वॉचडॉग है उनके साथ भी सहयोग नहीं करेंगे। तो मतलब अब कोई जो इन्फॉर्मेशन पहले यूएन के पास होती थी कि क्या यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही है, ठीक है, वैसे भी गुप्त तरीके से पहले की जा रही थी, लेकिन अब तो वो इन्फॉर्मेशन भी अगर यूएन के पास नहीं होगी तो अब तो और कोई ऑप्शन इजराइल और अमेरिका के पास है ही नहीं वॉर के अलावा। हो सकता है कि जिस तरीके से एक इकोनॉमिक वॉर का जो हम जिक्र कर रहे हैं, फॉर टाइम बीइंग कुछ समय लिया हो प्रिपेयर्डनेस के लिए, लेकिन ये सीज फायर लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर बैक हैंड पर जो है वो अमेरिका और इजराइल ही गया, अपर हैंड पर अभी भी ईरान। एक लाइन इसमें और जोड़ना चाहूंगा कंचन, चूंकि बार बार यहाँ पर उदाहरण कतर का दिया जा रहा है। इस बात को समझना होगा हमारे दर्शकों को कि ईरान में कोई भी अमेरिकी दूतावास नहीं है और अमेरिका में कोई भी ईरान का दूतावास नहीं है। दोनों मुल्कों में कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, बातचीत का कोई जरिया नहीं है। इसलिए कतर एक ऐसा फ्रेंडली मुल्क है। अगर आप देखें पश्चिम एशिया में कहीं भी कुछ होता है, चाहे अफगानिस्तान का लेकर विवाद हो, हर जो बातचीत होती है वो दोहा में होती है। और यही वजह है कि कतर को चूज किया गया था। जहां तक रही बात यूरेनियम की, जहां तक रही बात परमाणु बम की, तो इस बात का आपको ध्यान में होगा कि 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक नारा दिया था, एटम फॉर पीस। और इसके तहत 1960 में पहली बार ईरान में कोई परमाणु संयंत्र लगाया गया था, तो वो अमेरिका की मदद से लगाया गया। उस समय वहां पहलवी साहब का राजतंत्र था। उन्होंने कई मिलियन डॉलर जो थे वो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किए। 1960 का जब दशक आता है तो 1000 मेगा पावर का जो बिजली संयंत्र है वो जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से ईरान में लगाया जाता है। सब कुछ तब बदलता है जब वहां पर सत्ता का परिवर्तन होता है। यानी ईरान को यूरेनियम चखाने वाला, परमाणु संयंत्र वहां पर पहला लगाने वाला कोई मुल्क था तो वो अमेरिका था। लेकिन इसमें एक बात ये देखनी होगी कि क्या सिर्फ इसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान का इंटरेस्ट है? किसमें? अगर हम इस पूरे रीजन को देखें, खाड़ी देशों को देखें, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना, इंडिया और कुछ एशियन कंट्रीज का है, बिकॉज ऑफ ऑयल। अगर ये युद्ध जारी रहता तो तेल का संकट खड़ा हो सकता था, जो दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज होता। तेल की आपूर्ति जो है वो ठप पड़ सकती थी। इस रीजन से पूरी दुनिया का 20% तेल निकलता है, जिससे न सिर्फ
ईरान की, बल्कि जितने खाड़ी देश हैं, बहरीन हो गए, कतर हो गए, कुवैत हो गए, यूएई हो गए, सऊदी हो गए, जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर, उनकी इकोनॉमी भी इस पे डिपेंड करती है। जाहिर कहीं ना तौर पर- कहीं एक प्रेशर था कि सीज फायर होना चाहिए और सीज फायर बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें मैं एक बार कतर को भी ऐड करना चाहूंगी आशीष। जी, आप मेरे अपनी मैं कतर, आप लोग क्योंकि कतर का लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर कतर में किसी अमेरिकन की कैजुअलिटी हुई होती तो ये सीज फायर नहीं हुआ होता। ईरान को इस बात का इल्म था कि अगर हम अमेरिका की किसी भी व्यक्ति को टच भी करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा। सीज फायर पर आप ईरान को लेकर बोल रहे हैं कि ईरान ने ऐसा किया या वैसा किया, ये ईरान की बहुत बड़ी पहल थी कि कतर में अगर वो मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा है नोटिस देकर, जिसका थैंक्स डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं स्टेप फॉरवर्ड दिखाता है कि ईरान खुद चाहता था कि सीज फायर हो, क्योंकि ईरान के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि ईरान इस युद्ध में ज्यादा दिन तक टिक पाए। और जब भी कोई युद्ध होता है, सिर्फ मिडिल ईस्ट की ही नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे ऑयल प्राइसेस हो, सब कुछ डेविएट करता है। और यही इस युद्ध से जो ईरान और इजराइल का चल रहा था, वही हमें देखने को भी मिला। एक भी अमेरिकन को अगर चोट पहुंचती तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका रिस्पॉन्ड करता, वो सीज फायर नहीं होता, क्योंकि सीज फायर हुआ है वो लंबे वक्त तक अब चलेगा। जो सवाल अभी विवेक ने उठाया था उसको समझने के लिए हमें पहले होर्मुज़ गरियाले पर एक बार चलना होगा। होर्मुज़ जो गरियाला है वो 3 मुल्कों को साझा करता है जहां से विवेक कह रहे हैं ऑयल निकलता है। जी, फारस की खाड़ी basically। हाँ, एक तरफ यहाँ पर अगर आप बात करें ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है और तीसरी तरफ ये बाकी जो आपका यूएई वगैरह है। अब यहाँ से जो ऑयल निकलता है इसका 45% जो हिस्सा है उसका एक जॉब जो है वो अमेरिका माफ करिएगा चाइना करता है। 40% जो हिस्सा है वो भारत करता है। उसके अलावा जो बाकी बचे हिस्से हैं वो बाकी जो दूसरे एशियाई मुल्क हैं वो करते हैं। अगर यहाँ पर हमला होता, अगर यहाँ पर जो किसी तरह ये हमला और ज्यादा बढ़ता, तो अगर ये बंदरगाह बंद होता, हालांकि ये ईरान के कब्जे में नहीं है, लेकिन इस बंदरगाह को वो बंद कर सकता था। ईरान और ओमान के पास सिक्योरिटी है। हाँ, सिक्योरिटी अगर वो होर्मुज़ बंद की कर खाड़ी देता, जो है, तो जो आज हमारी 70 बैरल जो प्रति डॉलर है क्रूड ऑयल की कीमत, वो 70 तकरीबन 150 हो जाती। तो ये एक बड़ी वजह थी। और इस बात को भी समझना होगा कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें कम बची थी, लेकिन छोटी दूरी की मिसाइलें ईरान के पास ज्यादा बची थी। और जहां पर ईरान है वहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा, उस क्षेत्र में 2 दर्जन से ज्यादा यूएस के जो बेसेस हैं वो कवर में आ रहे थे। तो यूएस इस बात को भी समझ रहा था कि हमारे 50 से 60 हजार जो सैनिक है वो सीधे सीधे ईरान के मिसाइलों के निशाने पर है, है, बिल्कुल। जिसका जवाब देना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ जाता अगर एक भी अमेरिकी मारा जाता था। और इसलिए सीज फायर जरूरी था। मुझे लगता है कि आगे ये सीज फायर कंटिन्यू हो सकता है। इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि जो इजराइल की इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुकी है और वो अमेरिका के सहारे इस वक्त चल रहा है। और इजराइल के ऊपर अभी तक इस पूरे युद्ध की 2023 से अभी तक 2025 की बात करें, $67 बिलियन का खर्च इजराइल कर चुका है। और ये इतना पैसा होता है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ी रकम है ये। अगर पर ईयर की इकोनॉमी की बात की जाए या टोटल इकोनॉमी की भी बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से कई गुना बड़ी रकम है ये। तो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर वाली बात थी कि इस जंग को खत्म होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी उनके ऊपर प्रेशर ये भी है कि उनको गाजा को रिबिल्ड करना है, वहां पर भी दोबारा से उनको रिबिल्ड करना है, वो भी एक खर्च है, वहां पर भी उनको प्रेशर है। तो ये ओवरऑल सिनारियो को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बीच का रास्ता निकाला। और वो बीच का रास्ता ये था कि हो सकता है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज हो कि अमेरिका ने ईरान को आगाह कर दिया हो कि हम आपके 3 यूरेनियम संवर्धन प्लांट पर हमला करने जा रहे हैं, और वो 3 जगहों के नाम बता दिए गए हों और उन जगहों को खाली कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उन हमलों से पहले कई ट्रक वहां पर पहुंचे, 400 ट्रक 400 ट्रक वहां पहुंचे से, और वहां से कुछ सामान निकाले और निकल गए। 400 इसकी ट्रक जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या कुछ निकाला गया वहां से। 400 ट्रक गए थे, 400 ट्रक में सामान निकालकर वो ट्रक वहां से निकले हैं। और ये भी बात चल रही है, काफी चर्चा इस बात की है कि सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हुआ। अमेरिका एक फेस सेविंग चाहता था खुद के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका में बैठे उन ज्यूइश के लिए जो अमेरिका में बड़े पोस्ट पर हैं, जो बड़ा पावर होल्ड करते हैं, उनको भी जवाब देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आपने देखा होगा कि जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सुर बदल गया और उन्होंने तुरंत कहा कि अब कोई बॉम्बिंग नहीं होगी, अब से सिर्फ सीज फायर होगा। तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि सीज फायर पहले से तय था, सीज फायर होना ही था। इसमें अमेरिका ने एक स्क्रिप्ट डाली
और उस स्क्रिप्ट के तहत वो चला। इजी एग्जिट दिया ईरान को, फेस सेविंग एग्जिट हाँ, है ये कि ईरान आप के लिए भी अपना- एग्जिट दिया, इसराइल के लिए भी एग्जिट दिया, खुद के लिए भी एग्जिट लिया। अमेरिका के जीते ना लिए हम मैं ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टाइम अपने प्रेसिडेंट के टेन्योर में आए हैं, उनकी कैंपेनिंग को अगर उठाकर देख लिया जाए तो उन्होंने अपने कैंपेनिंग में सिर्फ पीस की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पावर में आते ही मैं 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन का वॉर रोक दूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ था उसका वो लगातार क्रेडिट लेते आए हैं, जिसको इंडिया ने खारिज भी किया है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसकी वाहवाही करता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया था। उसके साथ साथ और भी ऐसे मुल्क हैं जो ऐड हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड प्रेसिडेंशियल टेन्योर में अपनी छवि बदलने आए हैं। वो उनका नाम क्योंकि बिजनेस टाइकून के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है, वो बहुत बड़े रियल स्टेट पर्सन भी रहे हैं। अगर आप यूएस में चले जाइए, न्यूयॉर्क में चले जाइए, तो हर तीसरा टावर ट्रंप टावर कहलाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में इस बार के उनके टेन्योर में वो अपनी इमेज बदलना चाहते हैं। और आप जब भी उनको देखेंगे मीडिया से वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी लगाए रहते हैं और अपना संदेश भी देते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सेकेंड टाइम नहीं, उनका फर्स्ट टाइम का भी स्लोगन रहा है। वो अपनी छवि बदल रहे हैं, वो अपनी छवि को पीस मेकर के तौर पर ला रहे हैं। और ये जो सीज फायर में उनका योगदान रहा है, B-2 बॉम्बर दागने से लेकर जब ईरान ने कतर पर अटैक किया तो स्टेटमेंट देना कि अब ट्रूस हो गया है, हम पीस की तरफ चल रहे हैं। और मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ईरान ने हमें पहले आगाह किया था, इसीलिए हमने खतर के उस बेस को खाली कराया था, एयर स्पेस बंद कराया था। ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी में पीस मेकर को ऐड करने के लिए भी किया गया आप कह है। रही हैं, आप इसे उस चीज से जोड़ रही हैं व्हेन यू आर नॉट इन पार। जब आप पार में नहीं हैं, आपको अपने देश की इंटेलिजेंस, अपने देश के हित में बहुत सी ऐसी जानकारियां आपके पास नहीं होती है। जब आप एक पीएम बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं तब वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। व्हाट इफ अगर मैं कहूं कि ईरान अगर एक न्यूक्लियर पावर बनता है और सबसे बड़ा खतरा जो है वो अमेरिका को होगा, और ये बात बाद में पता चलती है डोनाल्ड ट्रंप को, तो क्या आपको लगता है उसके बावजूद भी देश के हित को पीछे छोड़कर वो ये कहेंगे जी मैंने कैंपेन में एक सीज फायर को लेकर कहा था कि जी सीज फायर करवा दूंगा, सारी युद्ध बंद करवा दूंगा? क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की बात कहेंगे और क्या करेंगे? न्यूक्लियर फैसिलिटी और सीज फायर का मैं यहाँ पर ये सवाल कर रही हूँ। आप ये बात कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में ये बात कही थी कि मैं अगर पार में आऊंगा, मैं जब पार में आऊंगा तो उसके बाद में सारे सीज फायर करा दूंगा। आप ये बात कह रही है ना कि चुनाव प्रचार में उन्होंने ये बात कही और अभी भी वो कैप लगा देते और कहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। माय पॉइंट इज दैट कि अभी अमेरिका जो है वो कुछ समय के लिए शांत है बिकॉज ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कंट्रीज में आपके एयर बेसेस हैं और वो आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट। अब जो आगे की बात है वो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता है या तो वो कंट्री प्रॉक्सी हो अगर वो पावरफुल हो रही है, और अगर वो उनके कंट्रोल में है तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कंट्री जो है वो पावरफुल बने और न्यूक्लियर पावर भी बने। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो सबसे पहला जो उन्होंने अगर युद्ध रुकवाया था तो वो कांगो और रवांडा के बीच में रुकवाया था। आपको वो स्थिति ध्यान में होगी कि रवांडा के जो ये गुट है, आतंकवादी गुट, उन्होंने कांगो में किस तरीके से तबाही मचाई हुई थी। वहां पर युद्ध विराम जो था वो डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। जो दूसरा युद्ध विराम था वो मिस्र और इथियोपिया के बीच में एक लंबे समय से जंग चली आ रही थी, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम कराया था और वो दोनों मिल अभी भी इस युद्ध विराम को मान रहे हैं। लेकिन मिस्र और इथियोपिया की अगर हम बात करें या फिर कांगो और रवांडा की बात करें, ये वो मुल्क नहीं है जो एटॉमिक हथियार बना सकते हैं। यहाँ पर केवल सत्ता हथियाना, बेसिकली वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई थी। अगर हम कांगो और रवांडा की बात करें तो वहां पर अमेरिका की एंट्री होती है और उसके बाद वो लड़ाई को रुकवा दिया जाता है। लेकिन ईरान और इजराइल थोड़ा अलग मेरे हिसाब से इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ बात मानसिकता की हो गई है, और एक मानसिकता ये आ गई है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो कोई भी हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कंचन, मैं बस इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ। इसराइल के साथ पास सिर्फ वॉर ऑप्शन नहीं है, अमेरिका के पास सिर्फ वॉर ऑप्शन नहीं है कि वो वॉर के जरिए ही ईरान को रोक सकता है। अभी हाल में आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि जब इजराइल ने अटैक किया तो कई परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर आई, कई IRGC के कमांडर्स के मारे जाने की खबर आई, यहाँ तक कि IRGC के चीफ को भी मार दिया गया। थोड़े दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे उनके वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ और कई घायल हुए, और उसके विजुअल्स भी आए थे, CCTV विजुअल्स आए सामने, बहुत चौंकाने वाले थे। वो वॉकी टॉकी
जो इस्तेमाल हो रहे थे वो सप्लाई ही इजराइल ने करवाए थे, मोसाद ने करवाए थे, और उस इजराइल ने टारगेटेड अटैक किया हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर और हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मार गिराया। मेरा कहना बस इतना है कि सिर्फ वॉर ऑप्शन नहीं है, फ्रंट लाइन ऑप्शन नहीं है। मोसाद चाहे तो मोसाद आसानी से परमाणु कार्यक्रम को न सिर्फ रोक सकता है बल्कि वैज्ञानिकों को एलिमिनेट कर सकता है ईरान में घुसकर। यही मोसाद की असली ताकत है, ये मोसाद का ओरिजिनल पावर है। अगर इसके आप हिस्ट्री को भी देखेंगे तो मोसाद ने ऐसे काम पहले भी बहुत किए हैं और ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। मकसद यहां पर यह था कि ईरान को बैकफुट पर धकेलना। आप देखेंगे कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगाने की शुरुआत हुई थी वो आज से नहीं हुई थी। ईरान पर जो सबसे पहला सैंक्शन है वो 1979 में लगा, उसके बाद से सैंक्शंस का सिलसिला चलता रहा। 84-87 में भी लगा, 95 में लगा, 2006 से 2010 के बीच लगा, 2012 में लगा, 2015 में लगा, इसके अलावा 2018 में लगा, 2022 से लेकर 2025 तक लगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो देश 1979 में सबसे बड़ा प्रतिबंध झेलता है और तब से लेकर 2025 तक कई सैंक्शंस झेलता है, इसके बावजूद वो परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकता है, तो वॉर से भी नहीं रुकने वाला था। वॉर का मकसद ये था कि ईरान को बताना कि आप हमारी रेंज में हैं, हम जब चाहें आपके घर में घुसकर आपको अटैक कर सकते हैं, आपके कमांडर्स को, आपके आर्मी चीफ को, आपके वैज्ञानिकों को निशाना बना सकते हैं। आप खुले आम कुछ भी नहीं कर सके, मतलब खुले आम ये नहीं कर सकते कि हम परमाणु बम बना रहे हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यस, वी आर हियर और हम आपको टारगेट करेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ऑप्शन ये एक मोसाद के पास है, आज भी है। बेशक वॉर रुक गई है, सीजफायर हो गया है, लेकिन मोसाद जब चाहे तब परमाणु वैज्ञानिकों को ईरान में एलिमिनेट कर सकता है और उसके परमाणु कार्यक्रम को 4-5 साल डिले कर सकता है। मैं नहीं कहूँगा खत्म कर सकता है, डिले कर सकता है। वैज्ञानिक नहीं हुए तो कार्यक्रम आगे कौन बढ़ाएगा? मुझे तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीजफायर लंबा चलता दिख रहा है इस बार। जी, मुझे माइंडसेट का भी रोल नज़र आता है यहाँ पर। ये जग जाहिर है कि जितने सैंक्शंस का जिक्र यहाँ किया जा रहा है वो ईरान पर इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान के माइंडसेट का लोगों को पता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट हमेशा से इसलिए था क्योंकि ईरान ने ये जग जाहिर किया है। हालांकि ईरान ये कहता तो हमेशा आया है कि हम ये अपने मुल्क के पीस के लिए कर रहे हैं, ये हम एनर्जी के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ईरान और पीस डज नॉट गो हैंड इन हैंड। और ईरान ने ये भी दर्शाया है कि वो इजराइल को नक्शे से बाहर करना चाहता है। वो इजराइल जिसकी साइबर सिक्योरिटी, जिसकी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी टेक्नोलॉजी जग जाहिर है। टेक्नोलॉजी में इजराइल ने क्या करतब दिखाया है, पेन ड्राइव्स, कई ऐसे इन्वेंशंस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज उनकी ऐसी है कि कई ऐसे मुल्क हैं जो कम्पीट नहीं कर पाए हैं। उस इजराइल को नक्शे से बाहर निकालना, अगर ये ईरान का माइंडसेट है तो यूएस इसमें इंटरवीन करेगा। यूएस को इंटरवीन करना भी चाहिए क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो देश है जहाँ की मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मानी जाती है। अगर उस टाइप के नेशंस रेडिकल टेररिज्म को खत्म नहीं करेंगे तो एक बड़ा सवाल उठेगा। और ये सीज फायर जो यूएन जिस पर तमाम मुल्कों ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, ये सीज फायर अभी नहीं, ये सीज फायर लंबे वक्त तक चलेगा क्योंकि इसमें तीनों मुल्कों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और इसी पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए सीज फायर को और वक्त तक बढ़ाया जाएगा। कंचन, क्या आप इस बात को मानती हैं कि सीज फायर के बाद खामनेई का जो कद है वो कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, ना सिर्फ उनके अपने मुल्क यानी ईरान में, बल्कि जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी खामनेई को सपोर्ट कर रहे हैं, खामनेई के जज्बे को लेकर। पहली बात मैं बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं ईरान को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन खामनेई का कद बढ़ा है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? मैं इस बात से नहीं इनकार कर रही हूँ क्योंकि ईरान बैकफुट पर नहीं गया, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और आप इजराइल का भी देखिए, नेक्स्ट ईयर वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं आशीष, तो इलेक्शन के लिहाज से ईरान खामेनी जैसा आप बोल रहे हैं उसके स्टैचर को और कद मिल गया है, या यूएस जो पीस मेकर की भूमिका दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा है वो ऐसा करता ही हुआ है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री कंट्रीज, इसीलिए सीज फायर रहेगा। नहीं, लेकिन क्या ईरान जो है वो एटॉमिक हथियार बनाना छोड़ देगा? मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगी। वो ईरान है, वो ईरान है जिसने अपने ही लोगों को आगे खड़ा करके युद्ध में वो गया है। इजराइल का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है, इजराइल अपने लोगों के लिए होता है। यहाँ पर एक चीज समझना ये होगा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू कब हुआ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है माना जाता है कि 1950 के दशक में शुरू हुआ। 1957 में एटम्स फॉर पीस कार्यक्रम के तहत परमाणु अनुसंधान ईरान ने शुरू किया और इस दौरान अमेरिका ने ईरान को परमाणु प्रौद्योगिकी और अनुसंधान रिएक्टर देने में
सहायता प्रदान की। वही तो मैंने कहा, यही बात तो मैंने पहले जी, कहा। आपने वो हाँ। कोट किया था। लेकिन तेहरान रिसर्च रिएक्टर जो है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई, जो 5 मेगावाट का था और अमेरिकी द्वारा आपूर्ति किया गया था, इसे शुरू में शांतिपूर्ण अनुसंधान और चिकित्सा आइसोटोप्स के लिए उपयोग के लिए बताया गया। लेकिन 70 में जब वहां पर इस्लामिक क्रांति से ठीक पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में ईरान ने कार्यक्रम को शुरू किया और 1974 में परमाणु ऊर्जा संगठन ऑफ ईरान AEOI की स्थापना की। ईरान ने 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई, लेकिन ये सब कुछ तब बदल गया जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और एक कट्टरपंथी सरकार बनी, जिसने इजराइल का वजूद मानने से इनकार कर दिया। और इजराइल को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश ईरान था। 1948 में इजराइल को मान्यता ईरान ने दी थी, भारत ने इजराइल को मान्यता 1950 में दी थी। लेकिन सेंटिमेंट बदला 1979 में, जब वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उन्होंने फिलिस्तीन के हक के लिए इजराइल के वजूद को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात, मैं बस एक लाइन में पूरा कर लूं, लॉन्ग टर्म की बात मैं ये कह रहा हूँ, बेशक आज सीज फायर हो गया, ये सीज फायर लंबा चलता भी दिख रहा है, लेकिन जब तक ये फिलिस्तीन वाला जो मैटर है, जो कि उम्मा का कॉन्सेप्ट है, मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है, जब तक ये फिलिस्तीन का मैटर रहेगा, तब तक इजराइल का के लिए कभी किसी का सीजफायर नहीं हो सकता। और जब तक इजराइल वहां पर बैठा हुआ है, तब तक इस रीजन में जंग होते रहेंगे। 1947 से लेकर 2025 तक इजराइल ने दर्जनों लड़ाइयां लड़ी हैं, सिर्फ अपनी आजादी और लिबर्टी के लिए, अपने देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए। वो और ये कौन आगे बचाने के लिए लड़ रहे हैं विवेक। और लेकिन बिल्कुल विवेक, आप मैं वही कह रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा आप के जो लिए। है इजराइल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मैं इसे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ। आप 1979 का जिक्र कर रहे हैं कि उसके बाद जो है टेंशन्स जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में आ गई। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो सरकार आई, ठीक है, एंटी इजराइल तो थी, लेकिन वो एंटी अमेरिका भी थी और एंटी वेस्टर्न भी थी, कि वो कह रहे थे कि हम पपेट सरकार यहाँ पर नहीं चलाएंगे। जहां से मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आने वाले समय में या तो तख्ता पलट होगा, अगर तख्ता पलट होगा तो सीज फायर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, 100% अग्री। लेकिन अगर तख्ता पलट नहीं होगा तो सीज फायर जो है वो तख्ता पलट मुमकिन नहीं है। अब तो खामनेई को, सीजफायर का उल्लंघन अब खामनेई को वहां से हटा पाना, इस्लामिक रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां के इवन आर्मी में भी जो लीडर्स हैं वो एज अ मौलवी जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और वो भी इस्लामिक जो जिनकी सोच होती है उनको ही अपॉइंट किया जाता है। तो खामनेई वहां से हटेंगे ये बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन सीजफायर होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी क्या राय है? आप जब इस शो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो वहां कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लेकिन हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे इंडिया डेली।